Hello, good morning everyone. I am Akansha Mathur, your UGC NET Home Science Paper 2 faculty. As you can see timetable on your screen, here is your class timetable. Application पे आपकी क्लास 10 AM होती है Monday to Saturday and YouTube पे Thursday to Saturday होती है 10 AM. All right? और आज की हमारी क्लास रहने वाली है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट फैब्रिक मीन्स कि आप जो कॉटन का कपड़ा हो गया, रेयॉन हो गया, सिल्क, ये सभी कपड़े किस तरीके से इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है और मैन्युफैक्चर करने के बाद में किस तरीके से आपके पास में ये एक प्रोडक्ट के रूप में पहुंचता है, वो सारी चीजें आज हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग। और अभी तक जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, अपने फ्रेंड्स को बता दो क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ऑल राइट, कल मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। मैंने कहा था कि आपको थ्रेड काउंट, यार्न काउंट और फैब्रिक जीएसएम ये तीनों आपको पढ़कर आना है। किस किस ने पढ़ा था एक बार मुझे ये बता दो, कंफर्म कर दो। पढ़ा भी था या नहीं पढ़ा था या फिर भूल गए कि क्लास के बाद मैम हम सब भूल जाते हैं। ये आपका बैच के रिगार्डिंग में है। आप अगर कोर्स परचेज करना चाहते हो, कोर्स परचेज कर सकते हो, जहां पे आपको मिल जाएगा 2499 में। एंड अगर आप माथुर 10 कूपन कोड का यूज करते हो तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो कल, और ये आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सारे, जहाँ पे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको रिगार्डिंग दी क्लासेस अपडेट्स मिलती रहती हैं एंड एग्जाम के रिगार्डिंग जो है आपका होम साइंस यूजीसी नेट फिल फॉर्म, राइट। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आज देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉटन। एज यू ऑल नो, कॉटन को आपकी टेक्सटाइल का एक तरीके से क्वीन कहा जाता है, किंग कहा जाता है। ऐसा क्यों है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। देखो कॉटन क्या होता है, आप सब लोगों ने कॉटन का कपड़ा देखा हुआ है, आप लोग वियर भी करते हो। लेकिन क्या आपको पता पता है कि छोटी सी कॉटन से आपका किस तरीके से पूरा का पूरा फैब्रिक बन जाता है। क्योंकि इसका एक पेड़ होता है जहाँ पे सीड से, हमने कल पढ़ा था कि जो नेचुरल आपके प्लांट हैं, नेचुरल जो फाइबर्स हैं, वो आपके सीड से आपको प्राप्त होते हैं, या तो आप स्टेम से उनको प्राप्त करते हो या फिर लीफ से आप प्राप्त करते हो, राइट। हमने ये चीजें अपनी कल जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी उनमें हमने ये डिस्कस किया था। तो अब हम देख लेते हैं प्रॉपर डिटेलिंग में कॉटन आपको किस तरीके से मिलता है। सबसे पहली चीज, cotton is a popular kind of raw material that is utilized in the textile industry in a variety of different ways. कॉटन रॉ मटेरियल में सबसे ज्यादा पॉपुलर एक तरीके से फाइबर है, जो कि आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखो कॉटन को आप नॉर्मली जर्नली सिर्फ एक प्योर कॉटन का कपड़ा होता है, ठीक है वो। उसके अलावा आप कॉटन को मिक्स भी कर सकते हो किसी अदर फैब्रिक में। और कॉटन से आप सिर्फ ड्रेसेस ही नहीं, शर्ट कुर्ती यही नहीं, बहुत सारी चीजें आप क्रिएट करते हो विद द हेल्प ऑफ द कॉटन। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके क्लॉथ इससे प्रिपेयर किए जाते हैं, राइट। आपके नैपकिन्स कई बार को प्रिपेयर कर लिए जाते हैं, कुशन कवर, ये सारी चीजें आपकी किसमें, कॉटन के ही आ जाती हैं। जहां पे क्या है, कपास एक सबसे ज्यादा पॉपुलर यानी कि लोकप्रिय कच्चा माल है, जिसका उपयोग कपड़ा उद्योग में विभिन्न तरीकों से किया जाता है। और राइट, ये जो अब हमने देखा था कि जो कॉटन है आपको कहाँ से मिलता है, एवरीवन यू ऑल नो, ओके, हाँ कॉटन से ही बनती है। लेकिन वो एक्चुअल में वो कॉटन आती कहाँ से है वो तो समझो, इसकी मेन डिटेलिंग तो समझो, मतलब डेप्थ में तो जाओ। मैं वही बता रही हूँ कि कॉटन हमने पढ़ा था, एक आपका प्लांट सोर्स है ये, जो कि आपका नेचुरल मटेरियल की क्लास में आता है, जो आपको मिलता है सेलुलोजिक सीड्स फाइबर से। कहाँ से, सेलुलोजिक सीड्स फाइबर से मिलता है। हमने पढ़ा था कि कॉटन का आपने देखा होगा इस तरीके से उसके कॉटन के फूल आते हैं, राइट। ये बीच में इनका बीज होता है, इस बीज पे ये पूरी कॉटन लगी रहती है। ये पूरा ये पेड़ आप समझ लो कुछ इस तरीके से, ये जो होती है ये आपकी पूरी कॉटन होती है, यही आपका कॉटन कहलाता है। और इसी को आपका पिकिंग वगैरह किया जाता है, उसके बाद में इसको फैब्रिक में कंस्ट्रक्ट किया जाता है।
ठीक है। एज कॉटन ऑक्युपाइज 50% ऑफ कंजप्शन ऑफ फाइबर बाय वेट इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड एज द किंग ऑफ ऑल फाइबर्स। क्योंकि अगर आप देखोगे कॉटन को, हेलो सोनिका जी, कॉटन को अगर आप देखोगे तो पूरे विश्व में इसको आपके फाइबर्स का राजा कहा जाता है। रेशों का राजा अगर किसी को कहा जाता है तो वो आपका कॉटन यानी कि कपास ही है, क्योंकि ये बाकी के जो फाइबर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में सिर्फ 50% ही आपकी एक तरीके से खपत लेता है, बाकी और कुछ भी नहीं। बाकी के ज्यादा लेते हैं बट कॉटन आपका इतना ज्यादा नहीं लेता है। वेट में भी ये बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है। आप कभी देखना कॉटन का हैंकी उठा के देख लेना। हाँ, अभी क्लास स्टार्ट हुई है, बस 5 मिनट हुए हैं। ठीक है, कॉटन का आप हैंकी उठा के देख लेना, इतना ज्यादा लाइट वेट होता है। इवन आप कॉटन कुर्ती भी उठा के देख लेना, वो भी बहुत ज्यादा लाइट वेट होती है कंपेरिजन टू सिल्क। अगर आप सिल्क को देखोगे तो वो बहुत ज्यादा हैवी होता है, राइट। चलो सिल्क पे भी मत जाओ, आप नेचुरल फाइबर में ही आ जाओ, प्लांट सोर्स पे ही आ जाओ। आप जूट के कपड़े को देख लो, जूट का कपड़ा भी आपका हैवी होता है। जितना हल्का आपका कॉटन होता है उतना आपका और कोई भी रेशा नहीं होता है, ये याद रखना। ठीक है, अब देखो ये हमने कॉटन के बारे में जान लिया कि हमारा प्लांट सोर्स होता है जो कि एक नेचुरल कैटेगरी में आता है। जो हमें प्लांट सोर्स में भी कहाँ से, हमें जो पेड़ का जो बीज होता है उससे हमें ये प्राप्त होता है। अब यहाँ पे हमने कॉटन को देख लिया कि हमें यहाँ से कॉटन मिली है। अब अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, इसका फैब्रिक बनाएंगे, कपड़ा तैयार करेंगे, राइट। तो कपड़ा तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन किया जाता है, यानी कि कपास की खेती की जाती है। ऑल राइट, यहाँ पे क्या होता है, कपास के प्रत्येक 20,000 फाइबर के रूप में कई उद्यान हो सकते हैं। मतलब क्या है यहाँ पे कि जो कॉटन सीड होते हैं वो आपके ज्यादा से ज्यादा 20,000 के आसपास आपके रेशे हैं उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो सीड होता है, सीड जब ये पक जाता है, बीज पूरी तरीके से पक जाता है तो वहां पे बस्ट ओपन होता है जो कि आपके कॉटन हेयर कहलाते हैं। ये आपके व्हाइट फ्लफी मास के होते हैं जिसको आपके बॉल कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये आपका बीज है, कॉटन का बीज है ये। ठीक है, जैसे ये एकदम पूरे तरीके से पक जाएगा, इसमें क्या, देखो हालांकि ये एक तरीके से कली की तरह ऐसे होता है ये। अगर आप कॉटन का फूल देखोगे कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये बीज पक जाएगा तो ये क्या है, पूरे इस तरीके से बस्ट हो जाएंगे, यानी कि फूल जाएंगे। आपने देखा है ना कली जिस तरीके से खिल जाती है, सेम आपका इसमें भी हो जाता है। ये इस तरीके से पूरा पूरा खिल जाता है और ये आपका क्या होता है, व्हाइट कलर का फ्लफी इसका स्ट्रक्चर रहता है जिसको आप लोग बॉल के नाम से जानते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और याद रखी जाती है कि जब आपकी कॉटन की खेती हो तो आपका जो इन्वायरमेंट है वो एकदम क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर अगर रहता है तो कॉटन को आप प्रॉपर तरीके से उसकी खेती नहीं कर पाते हो, ये याद रखना। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, ऑब्वियसली हमने खेती कर ली, खेती के बाद क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग ऑफ कॉटन। हार्वेस्टिंग ऑफ कॉटन क्या है, मतलब आप कॉटन को हम लोग वहां से पिक करेंगे, उसको काटेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपका लिया जाता है कॉटन, पहले के टाइम में इसको हाथों से ही पिक किया जाता था क्योंकि एज यू ऑल नो पहले लेबर ज्यादा थी, मशीनें कम थी। लेकिन आज के टाइम में मशीनें ज्यादा हो गई हैं और लेबर कम है। और आपको पता ही है कि इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है, मॉडर्नाइजेशन आ गया है, तो लोगों की जगह किसने ले ली है, मशीन ने ले ली है, जिस वजह से रोजगार भी कम हो गया है लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बॉल्स आपकी पक जाती हैं उनको क्या कर लेते हैं हम लोग, जो मैच्योर फाइबर्स होते हैं, यानी कि ये जो आपकी कपास होती है ये पूरी तरीके से पक जाती है, तो इसको हम लोग पिक कर लेते हैं। पिक किससे, यानी कि तोड़ लेते हैं इसको सिंपल लैंग्वेज में, या तो हाथों के द्वारा या फिर मशीनों के द्वारा। ठीक है, ये आपका सेकेंड स्टेप होता है हार्वेस्टिंग। और ये स्टेप मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में ये आते हैं। आपसे ये नहीं पूछेगा कि कॉटन क्या होता है, किस तरीके, आपसे क्वेश्चन आते हैं कि आप कॉटन को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपके क्या स्टेप्स रहते हैं, उन स्टेप्स को सीक्वेंस में लगाओ। या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कॉटन में कितना जीएसएम होता है। ठीक है, लाइट वेट होता है या हैवी वेट होता है, कॉटन को क्या क्या प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है, ये सारी चीजें आपसे ज्यादातर पूछी जाती हैं। नॉर्मली जर्नल चीजें आपसे बहुत रेयरली आती हैं, बहुत रेयर।
और जितना ज्यादा, एक और याद रखना, जितना इजी आपका एग्जाम का लेवल होगा उतना ही आपकी हाई कट ऑफ भी जाएगी, और जितना डिफिकल्ट आपका एग्जाम होगा उतनी ही लो कट ऑफ आपकी जाएगी, ये याद रखना, ठीक है। हार्वेस्ट मतलब काटना या तोड़ना, बात एक ही हो जाती है। मतलब वो जो भी, जैसे कि आपका जो भी पेड़ आया है, जो भी आपको चीज चाहिए थी, फल चाहिए था, जो भी चाहिए था, उसको आपने ले लिया एक्चुअल में प्रोडक्ट बनाने के लिए, वही हार्वेस्टिंग होती है। कटाई एक तरीके से जो आप लोग बोलते हो, वही आपकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। अब फिर इसमें क्या करते हैं, हमने क्या किया, पहले हमने खेती की थी कॉटन की, खेती करने के बाद में जैसे उस पर फूल आया, वो प्रॉपर तरीके से कॉटन आ गई, वो पक गई, तो हमने क्या है उनको एक एक करके तोड़ लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्वियसली बात है कि हम पूरा का पूरा फूल तोड़ते हैं, उसके साथ में उसके बीज भी आते हैं, तो वो हमारा स्टेप कहलाता है गिनिंग, जहां पे हम क्या करते हैं फाइबर को, यहाँ पे अब कंफ्यूज मत होना, मैं फाइबर बोल रही हूँ क्योंकि फाइबर इन द सेंस आपका कॉटन की ही बात हो रही है। तो वहां पे फाइबर को क्या किया जाता है, जो उसमें बीज लगे हुए थे उनको अलग किया जाता है, और जो आपका रेशा है उसको अलग किया जाता है, और यही प्रक्रिया आपकी कहलाती है गिनिंग। इसी प्रोसेस को, यानी कि बीज को अलग करना और आपकी कॉटन को अलग करना, ये प्रोसेस आपका कहलाता है गिनिंग, ठीक है। यानी कि आप ये समझ लो कि आपके पास में एप्पल है, एप्पल क्या किया आपने, छीला, उसके बीज आपने निकाल दिए, एंड देन आप उसको काटते हो, तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ बीज निकालने का और उसको काटने का, अलग करने का, पल्प अलग करने का और बीज अलग करने का, यही आपकी गिनिंग कहलाती है। सिमिलरली आपका कॉटन में भी यही होता है, क्योंकि कॉटन जो होती है वो आपके बीज के आसपास रहती है पूरी, उसी से ही वो बंधी होती है। तो जब हमें फैब्रिक बनाना होता है तो हमें एकदम प्रॉपर सॉफ्ट हमें फाइबर्स चाहिए होते हैं। अगर हम लोग उन बीज का भी इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारा फैब्रिक अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें उन बीज को अलग करना होता है और आपके जो रेशे होते हैं उनको अलग करना होता है। जैसे कि आप लोग आंवला में भी करते हो, जब आंवले का आप मुरब्बा बनाते हो तब भी आप करते हो ना, कि आप उसको बॉईल करते हो, बॉईल करने के बाद में क्या करते हो कि उसमें से बीज बाहर निकालते हो, ताकि जब आप उसका अचार खाओ तो आपको सिर्फ पल्प मिले, वो बीज ना मिले, ठीक है। सिमिलरली आपका इसमें भी होता है, और इस पूरे प्रोसेस को आपका गिनिंग कहा जाता है, जहां पे आपकी फाइबर्स को अलग अलग कर दिया जाता है, छांट दिया जाता है अलग, बीज को साइड कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो गिनिंग जो प्रोसेस होता है ना, इसमें आपकी देखो एक तरीके से हार्वेस्टिंग का ही एक तरीके से पार्ट हो जाता है, जो कि टेक्सटाइल में यूज किया जाता है। नॉर्मली यहाँ पे होता क्या है कि कंडीशनिंग की जाती है। कंडीशनिंग किस तरीके से, कि मॉइस्चर कंटेंट आपके जो भी फाइबर है उसका बना रहे, वो कंडीशनिंग की जाती है। सीड्स को अलग किया जाता है, फाइबर्स को अलग किया जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे क्लीनिंग भी की जाती है। जो डर्ट होती है, कुछ अगर गंदगी, कुछ अनवांटेड चीजें हैं वहां पे जो आपको नहीं चाहिए, तो उनको भी क्लीन किया जाता है, रिमूव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप जब कॉटन हार्वेस्ट करने जाते हो तो वहां पे साथ के साथ उसके और भी जो छोटे मोटे पेड़ हैं वो ग्रो हो जाते हैं, तो काटते टाइम, मशीन के काटते टाइम वो भी उनके साथ आ जाते हैं, तो उनको अलग करना और आपका जो एक्चुअल चीज आपको चाहिए उसको अलग करना, ये आपके गिनिंग के प्रोसेस में ही आता है। और फिर आप क्या करते हो, इसकी पैकेजिंग कर देते हो और फिर आप अपना ये प्रोडक्ट भेज देते हो फैब्रिक बनाने के लिए। ये आपका पूरा गेनिंग प्रोसेस रहता है। अब यहाँ पे जो चीज होती है ना, मैं जो आपको बता रही हूँ कि आपने सीड को सेपरेट किया एंड ऑल किया, तो यहाँ पे हाथ, कुछ लोग तो पहले क्या करते थे कि हाथ से अलग अलग करते थे, लेकिन मैंने क्या कहा कि पहले हाथ से अलग करते थे, लेकिन अब क्या है मशीन आ गई है। तो इनको जो आपके बीज अलग किए जाते हैं फाइबर से, वो आपके क्या कहलाते हैं, लिंट कहलाते हैं। ये जो फाइबर होते हैं इनको लिंट भी कहा जाता है, जिनको लिंटिंग मशीन के द्वारा आपका अलग किया जाता है, ठीक है। ये जो आपके बीज अलग हो रहे थे इनको लिंटिंग मशीन के द्वारा अलग कहा जाता है। जो कि अभी तक आप लोग फाइबर पढ़ रहे थे वो अब क्या हो गए हैं, लिंट कहलाते हैं, जो कि आपके बाद में क्या क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किया। जो लिंट जो होते हैं ना, ये देखो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ये लिंट सॉफ्ट होते हैं, फ्लपी होते हैं, फ्लपी स्ट्रक्चर के होते हैं, इनके रेशे निकले रहते हैं, और ये आपके क्या है, शॉर्ट होते हैं, ठीक है। वो आपके लिंट होते हैं, छोटे छोटे से जो होते हैं, रेशे से जो निकले रहते हैं। कई बार आपने ऊनी कपड़ों पे भी देखा होगा, जो एकदम बाहर बाल बाल से निकले रहते हैं, वही आपके लिंक कहलाते हैं, जिनको आपके
विस्कस रेयॉन कपड़ा बनाने के लिए, एसीटेट बनाने के लिए, या फिर फोटोग्राफिक फिल्म वगैरह बनाने में यूज कर लिया जाता है। डन। फोर्थ स्टेप रहता है आपका बेलिंग। आफ्टर गिनिंग, यानी कि अब आपने क्या किया कि जो बीज थे उनको अलग कर दिया और जो फाइबर थे उनको अलग कर दिया। अब इसके बाद में आपकी रेक्टेंगल कुछ इस तरीके की ना, आपकी पूरी फाइबर्स का पूरा एक बेल बना लिया जाता है। ठीक है, यानी कि पूरा एक तरीके से उनको इस तरीके से इकट्ठा कर करके रखते जाते हैं रेक्टेंगल शेप में। फिर उनको क्या करते हैं, जब आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग मील होती है वहां पे उसको यार्न बनाने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था सबसे पहले हमारा क्या आता है, फाइबर आता है। फाइबर के बाद में स्पिनिंग के द्वारा क्या होता है, हमारा यार्न मिलता है हमें, और यार्न के बाद में वीविंग या निटिंग की हेल्प से हमें फैब्रिक मिलता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले अभी क्या किया था, फाइबर को हमने पिक किया, जहां पे हमने सीड अलग की और फाइबर अलग किया। ये करने के बाद में हमने क्या किया, इसको एक रेक्टेंगल शेप में पूरा इकट्ठा करके हमने रख दिया। अब ये जो पूरा का पूरा गट्ठा जो हमारा तैयार हो गया है, इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जो मील्स होती हैं, जो कारखाने होते हैं, वहां पे भेज दिया जाता है, ताकि वो लोग इस फाइबर को यार्न में कन्वर्ट कर सकें। समझ गए? जिससे कि यार्न में कन्वर्ट होने के बाद में इसको एट लास्ट कपड़ा बनाया जा सके। डन। फिर क्या होती है, ओपनिंग एंड पिकिंग। फाइबर हैव बीन रिमूव आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ रेयॉन, प्लास्टिक, डायनामिट्स एंड मैनी अदर प्रोडक्ट विच आर देन यूज्ड इन अ प्रोडक्शन ऑफ ऑयल शीट, हाइड्रोजनेट फैट एंड सोप एंड कॉस्मेटिक। अब देखो पिकिंग, ओपनिंग एंड पिकिंग में क्या होता है, अगेन यहाँ पे अपने मिल में भेजा। अब यहाँ पे वो एक तरीके से छटाई कर लेते हैं कि क्या आपको कौन कौन से रेशे हैं जिनको आपको फैब्रिक बनाने के लिए यूज करना है, किसको आपको सीड ऑयल बनाने के लिए यूज करना है, ठीक है, किसको आपको शो बनाने के लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज करना है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में आपने देखा होगा कि आपकी जो कॉटन बॉल्स होती हैं, कॉटन पैड आप लोग यूज करते हो मेकअप वगैरह के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आती है आपकी कार्डिंग। कार्डिंग में क्या होता है, ये जो आपके जितने भी रोप्स होते हैं, यानी कि आपकी रोप होते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे ना क्लॉथ वीम एंड ऑल, उसी तरीके से आपके रोप होते हैं, लूज रोप होते हैं, वहां पे फाइबर्स को डाला जाता है, जो कि आपके स्लाइवर के फॉर्म में आपको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में एट लास्ट कार्डिंग के बाद में क्या करते हो, एक तरीके से ना यहाँ पे जो कार्डिंग वाला जो स्टेप होता है, यहाँ पे क्या किया जाता है, आपने जो क्या कहते हैं अपने फाइबर्स को यार्न बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग मिल में भेज दिया था। वहां पे पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, उनको खोला, खोलने के बाद उन्होंने उसमें से पिक कर लिया कि क्या क्या आपको कौन कौन सा फाइबर है, उसको आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए रखना है, कौन सा फाइबर आपको फैब्रिक बनाने के लिए रखना है। ये सारी चीजें उन्होंने क्लासिफाई कर ली थी। अब उसके बाद में वो जो आपका फाइबर था उसको आपके रोप के द्वारा गुजारते हैं। ठीक है, रोप के द्वारा गुजारते हैं वहां से, जिसको आपका क्या कहलाता है, स्लाइवर कहलाता है, जिससे कि उनकी जो फाइननेस है वो और ज्यादा निखर के आ जाती है। अब इसी में स्लाइवर बनने के बाद में क्या होता है कि जो आपका ये स्लाइवर बन के तैयार हुआ है उनको अब कॉम किया जाता है, यानी कि उनको स्ट्रेट किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, ताकि उनका साइनी स्ट्रक्चर जो है, यहाँ तक क्या रहते हैं, यहाँ तक ये बहुत ज्यादा कर्स रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टाइट टाइट से और रफ रहेंगे। ठीक है, इनमें कोई भी शाइन नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप कॉमिंग करते हो, कॉमिंग करने के बाद में ये रिफाइन और हो जाते हैं और ज्यादा ये निखर कर आ जाते हैं, जहां पे इनमें शाइन देखने को मिल जाती है, जिसको आप लोग लस्टर भी कहते हो। ठीक है, फाइन हो जाते हैं ये और तरीके से, वो आपकी कॉमिंग कहलाती है। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूशन एंड रिफाइनमेंट ऑफ कार्डिंग प्रोसेस। यानी कि ये जो कार्डिंग जो प्रोसेस हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे थे कि आपके रोप में से आपके फाइबर्स को गुजार रहे थे, जो कि आपका स्लाइवर बना रहा था। ये आपका क्या है, पूरा स्ट्रेट एक रस्सी के फॉर्म में ये बन जाता है, जहाँ पे वो एकदम टाइट और एक तरीके से रफ स्ट्रक्चर की होती है। अब इसी को और ज्यादा सॉफ्ट करने के लिए, इसमें शाइन प्रदान करने के लिए हम लोग कॉमिंग स्टेप का उपयोग करते हैं, जहाँ पे जितने भी आपके कॉटन के यार्न होते हैं उनको आपके फैब्रिक बनाने के लिए यूज कर लिया जाता है। क्योंकि अगर आपका एक बार फैब्रिक बन जाएगा तब आप अपने धागों को उनको कॉम नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपका वो फाइबर के फॉर्म, वो यार्न के फॉर्म में रहेंगे तब आप उनको कॉम कर लोगे। सिंपली आप इस तरीके से समझो, आपके हेयर होते हैं, ठीक है, हेड हेयर होते हैं, आप उनको इजिली कॉम कर लेते हो,
आप हेयर वॉश करके आते हो तो आपने देखा होगा कि थोड़ी देर बाद जब वो ड्राई होते हैं तो आपके कैसे रफ रफ रहते हैं, वो है ना, शाइन नहीं रहती उनमें किसी भी प्रकार की। तो वो वाला आपका कार्डिंग स्टेप हो जाता है, जहां पे आप अपनी फिंगर कॉम कर लेते हो जो भी है। फिर उसके बाद में आप अपने हेयर्स को क्या है कॉम करते हो। तो जैसे ही आप कॉम करते हो आपके बाल किस तरीके से एकदम सॉफ्ट आपको लगने लग जाते हैं, उनमें शाइननेस आ जाती, शाइनी आ जाते हैं वो, है ना। वहीं पे अगर आप अपने ओपन हेयर को कॉम करोगे इजीली वो कॉम हो जाते हैं। अगर वहीं आप अपने हेयर्स में कोई भी हेयर स्टाइल बना लोगे, उनको ब्रीड बना लोगे, अपने बालों की चोटी बना लोगे, तो क्या तब आप उनको कॉम कर पाओगे? ये बताओ, क्या आपके हेयर्स की ब्रीड बनने के बाद में आप उनको कॉम कर पाओगे? जल्दी आंसर दो, हाँ या ना में दो जल्दी। नहीं कर पाओगे, है ना। सिमिलरली आपका यहाँ पे भी होता है। कॉमिंग में क्या होता है कि आप आपके पास अभी तक यार्न्स हैं तो आप उनको इजीली कॉम कर सकते हो, जिससे में उसमें और ज्यादा शाइनिंग आ जाए। फिर उसके बाद में क्या है, आप उसको फैब्रिक बनाने के लिए भेज देते हो, क्योंकि फैब्रिक को कॉम करना आसान नहीं है। फैब्रिक को आप कॉम नहीं कर सकते हो, यार्न्स को कर सकते हो। इसीलिए, और देखो यहाँ पे याद करने का भी तरीका बताऊंगी कि एग्जाम में आप इसको कैसे याद रख सकते हो। सबसे पहला जो हमने क्या किया था कि वहां पे हमने खेती की थी, राइट, कल्टीवेशन किया था। कल्टीवेशन करने के बाद में हमने उसको हार्वेस्ट किया था। हार्वेस्ट करने के बाद में थर्ड स्टेप हमारा क्या रहा था, गिनिंग रहा था। ठीक है, गिनिंग करने के बाद में हमने उसमें क्या चीज देखी कि गिनिंग हो गई है हमारी, एंड लास्ट हमने उसमें फोर्थ स्टेप बेलिंग देखा। बेलिंग के बाद में हमने ओपनिंग, बेलिंग मतलब हमने उसको मैन्युफैक्चरिंग मील में भेज दिया। मैन्युफैक्चरिंग मील में भेजने के बाद में वहां से वो ओपन हुआ। ओपन उन्होंने देखा कि किस किस को हमें, उन्होंने पिक किया और फिर देखा कि क्या क्या हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन से रेशे का उपयोग करना है। फिर उसके बाद में कार्डिंग उन्होंने निकाला, उसको रिफाइन किया, उनको स्ट्रेट किया। स्ट्रेट करने के बाद में उनको कॉम करना स्टार्ट कर दिया। ये हमारा सेवंथ स्टेप हो जाता है। फिर आता है आपका एट्थ स्टेप, ड्राइंग। ड्राइंग में क्या होता है, ये जो आपके स्लाइवर होते हैं ये कॉम्ड होते हैं, राइट, जो कि बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाते हैं और स्ट्रेच हो जाते हैं। अब इनका अगेन साइज और उनको हल्का सा ट्विस्ट दिया जाता है। ये जो आपके अभी तक स्लाइवर जो थे आपको एक स्ट्रेट फॉर्म में मिल गए थे, राइट, स्मूथ फॉर्म में थे, शाइनी स्ट्रक्चर के थे। अब इनको आपका फैब्रिक बनाने के लिए ट्विस्ट दिया जाता है, और ये जो ट्विस्ट दिया जाता है इस प्रोसेस को आपका रोविंग कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो आपके स्लाइवर्स होते हैं इनको रोलर्स में से पास किया जाता है, जो कि आपके बॉबिन पे जाके सेट होते चले जाते हैं। ठीक है, एक तरीके से आपका रील जो आपने देखा है ना, उस तरीके से धागा ये पूरा ट्विस्ट होता चला जाता है, लपेटता चला जाता है। ठीक है, रोविंग में क्या होता है, रोविंग में जो आपकी बॉबिन्स होती हैं वो लगी रहती हैं रोविंग फ्रेम में, जहां पे अगेन आपकी जो यार्न्स है उनकी ट्विस्टिंग होती है, जो एक तरीके से पूरा पेंसिल लिड डायमीटर बना लेते हैं, मतलब एकदम बहुत पतले पतले बन जाते हैं इस तरीके से, यानी कि जो धागा है वो इतना पतला पतला हो जाता है जो आपका लपेटता चला जाता है। ठीक है, बॉबिन पे। फिर उसके बाद में इनकी स्पिनिंग की जाती है। स्पिनिंग क्या होता है, डन ऑन द स्पिनिंग फ्रेम वेयर द स्टक पासेस थ्रू सेट ऑफ हाई स्पीड ऑफ रोलर एंड गिव्स द yarn ऑफ डिजायर थिकनेस। अब जो आपके पास में पेंसिल स्ट्रक्चर के जो आपके पास में यार्न थे, यानी कि बहुत ज्यादा पतले पतले, ठीक है, अब इनको क्या क्या किया जाता है, स्पिनिंग के माध्यम से आपको यार्न की मोटाई जितनी भी रखनी है, आपने यार्न देखे होंगे, धागे देखे होंगे, बेसिकली थ्रेड्स, तो वो आपने देखे होंगे कुछ यार्न तो आपके होते हैं बहुत ज्यादा पतले होते हैं। जो एम्ब्रॉयडरी के लिए आप लोग थ्रेड यूज करते हो वो वाला थ्रेड आपका पतला होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, और उसका वेट भी बहुत लाइट वेट होता है। और जो आप नॉर्मल स्टिचिंग के लिए जो आप थ्रेड यूज करते हो वो हल्का सा थिक होता है। अगेन वहीं अगर आप डेपरी वगैरह, अपोलोस्ट्री वगैरह, यानी कि सोफे के कवर वगैरह, इन सब के लिए, इनको स्टिच करने के लिए आप जो रील देखते हो उसका जो धागा होता है वो बहुत ज्यादा मोटा होता है। वहीं अगर आप किसी बुटीक वगैरह में चले जाओगे, किसी फैक्ट्री में चले जाओगे, तो वहां पे बहुत बड़ी बड़ी रील्स इस्तेमाल होती हैं, उन रील्स का धागा उनसे भी ज्यादा थिक होता है। तो स्पिनिंग में क्या होता है कि हमारे पास में रोविंग की सहायता से हमें पतला पेंसिल की तरह हमें पूरा थ्रेड मिल गया था, यार्न मिल गया था। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, स्पिनिंग की हेल्प से जो हमें यार्न था उसको हम लोग थिकनेस प्रोवाइड करते हैं, जैसी भी हमें थिकनेस चाहिए होती है, विद द हाई स्पीड, यानी कि हाई स्पीड रोलर चलते रहते हैं
उनकी सहायता से हम अपने यार्न को या तो उसका थिक कर देते हैं या फिर थिन कर देते हैं, मीडियम साइज का रख देते हैं, जैसा भी हमें नीड होती है वैसा हम लोग उसको डिजाइन कर देते हैं। फिर उसके बाद में आपका 11th स्टेप आता है वीविंग एंड डाइंग। वीविंग में अगेन आ जाता है आपका जो आपने यार्न आपके पास में अब बन के तैयार हो गए हैं, ठीक है, यानी कि यार्न हमारे पास पहले थे, यहाँ पे बस हमने क्या किया, उनकी थिकनेस को बढ़ाया है और घटाया है। अब ये जो आपको यार्न है, अब हम इनको क्या है, निटिंग में और वूवन में हम इनको यूज कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए। फिर उसके बाद में जब हमारा फैब्रिक बन के तैयार हो जाता है, कपड़ा बन के तैयार हो जाता है, उस पे हम लोग डाई करते हैं। डाई देखो, या तो आप लोग स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, जब आपके पास में रॉ मटेरियल है तब भी आप डाई कर सकते हो। आप जो प्रोसेसिंग कर रहे हो, आप यार्न पे भी डाई कर सकते हो, जो धागे होते हैं उन पे भी आप डाई कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप कपड़े पे भी डाई कर सकते हो। डाई आपकी प्री, मिडिल एंड लास्ट फिनिशिंग के रूप में भी आपकी हो सकती है, ठीक है। अब ये जब आपका कपड़ा बनके तैयार हो जाता है, आपने उस पर डाइंग भी कर दी, तो फिर आपका सबसे जो लास्ट स्टेप रहता है वो आपका रहता है फिनिशिंग। फिनिशिंग में क्या होता है, आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसको आप क्या करते हो, या तो आप उस कपड़े को इस तरीके से बनाते हो ताकि वो बरसात में पहना जा सके, यानी कि वाटर रिपेलेंट बनाते हो, उसमें वाटर एब्जॉर्ब ना हो, है ना, या फिर आप उसको रिंकल फ्री बनाते हो स्ट्रेचिंग के माध्यम से, कैलेंडरिंग के माध्यम से, सैनिटाइजिंग, मर्चराइजिंग। ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये हम लोग टेक्सटाइल फिनिशिंग वाला जो है ना, उस वाले टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे इसको, उसमें पढ़ाऊंगी मैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास में जो भी फैब्रिक बन के आता है ना, देखो ये वाला जो है ना, यहाँ पे हमारे पास रोविंग थी। रोविंग में क्या था कि जो हमारे स्लाइवर थे हमने उसको क्या किया था, रोविंग के थ्रू हमने उसको गुजारा था, ठीक है, ड्रेविंग में। तो अब उसके बाद में क्या है, जब हम उसको रोलर्स के बीच में से गुजार रहे थे तो वो प्रक्रिया हमारी क्या कहला रही थी, रोविंग कहला रही थी। अब इस रोविंग में क्या होता है कि जो हमारा यान होता है वो बहुत ज्यादा पेंसिल लिड की बराबर होता है, पतला, ठीक है, पेंसिल की लिड जो होती है ना, पेंसिल की जो नुक जो होती है वैसा ही होता है, सेम। अब उसके बाद में हम लोग स्पिनिंग फ्रेम लेते हैं, उस स्पिनिंग फ्रेम से हम लोग हाई स्पीड रोलर जो होते हैं, उस स्प्रिंग पे क्या है, स्पिनिंग है, यहाँ पे ये हाई स्पीड के रोलर लगे हुए हैं, इनके बीच में से आपके यार्न को गुजारा जाता है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आपको यार्न का जितनी भी थिकनेस चाहिए, वो आपकी रखी थिकनेस चाहिए या फिर आपको बहुत ज्यादा थिन चाहिए, वो चीज आपकी रखी जाती है। उसके बाद में आपको आपकी डिजायर थिकनेस के अकॉर्डिंग आपको यार्न मिल जाता है। अब जैसे ही आपको प्रॉपर धागा मिल जाएगा, उसके बाद आप क्या करते हो, हमने कल ही पढ़ा था बार्फ और वेफ्ट, इनकी सहायता से हम क्या कर लेते हैं, कपड़े को बुन लेते हैं, उसकी बुनाई कर लेते हैं, या तो निटिंग के माध्यम से हम कपड़ा बुन लेते हैं या फिर वीविंग के माध्यम से। निटिंग में क्या होता है, हम लोग सिंगल यार्न का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे 2 स्टिक्स रहती हैं हमारी, और वीविंग में क्या होता है, हम लोग टू यार्न को लेते हैं जहाँ पे हम लोग बार्फ और वेफ्ट वाइज वीविंग करते हैं। अब वीविंग होने के बाद में जब हमारा कपड़ा पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, प्लेन कपड़ा हमारा तैयार हो जाता है, तो हम उस पर डाई कर देते हैं, डाई इन द सेंस कलर कर सकते हैं। और ये जो कलर करते हैं, इसको आप या तो जब आपके पास में कच्चा माल था आप तब भी कलर कर सकते थे, यानी कि फाइबर्स पे भी कलर कर सकते थे। जब आपके पास धागा बन के तैयार हो गया, आप धागों पे भी कलर कर सकते थे, या फिर जब आपने धागे से अपना कपड़ा बना लिया तो कपड़े पे भी कलर कर सकते हो। डाइंग आपकी कभी भी की जा सकती है। अब इसको आपका अच्छा लुक देने के लिए, आपका कलर हो गया, सब चीज हो गई, तो उसके बाद आप क्या करते हो, ऑब्वियसली जब कुछ भी आप कपड़ा सिलते हो तो उसके बाद उस पर प्रेस करते हो, तो वहीं कपड़े की आपकी फिनिशिंग देने के लिए, उसको और एस्थेटिक लुक देने के लिए हम लोग फिनिशिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपकी फिनिशिंग कुछ अलग अलग तरीके की होती है और अलग अलग पर्पज के लिए यूज की जाती हैं, जैसे कि स्ट्रेचिंग, कैलेंडरिंग, सैनिटाइजिंग, मर्चराइजिंग, ये कुछ आपकी फिनिशिंग होती हैं जो कि आपके कपड़े पे करना आवश्यक होती है, ठीक है। इनसे क्या आता है कि आपका जो फैब्रिक होता है वो दिखने में काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है, और अगर आपका कोई यार्न अगर कहीं गलती से स्प्लिट हो गया हो, मिसिंग हो गई हो, तो वो भी हमें पता चल जाता है, डिफेक्ट भी हमें पता चल जाता है, ठीक है। और आफ्टर डी डाई आपकी कुछ स्पेशल फिनिशेज होती हैं जो आपकी कुछ डाई से पहले भी दी जा सकती हैं और डाई के बाद भी दी जा सकती हैं, तब जाके आपका पूरा का पूरा जो कपड़ा है वो बन के तैयार
हो जाता है। ठीक है, और ये जो मैं आपको फिनिशेस बता रही हूँ, ये पूरी डिटेलिंग में एक क्लास है इसकी, उसमें आपको सब कुछ बताऊंगी कि स्ट्रेचिंग क्या होती है, कैलेंडरिंग हम क्यों करते हैं, व्हाट इज कैलेंडरिंग, सनफ्राइजिंग क्या होती है, रिंकल रेजिस्ट के लिए हम लोग कौन सी फिनिशिंग का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो आप लोग, अब हमने पढ़ लिया ये कॉटन हमारा कैसे आया हमारे पास में। सबसे पहले हम क्या किया था कि हमने पढ़ा कॉटन के बारे में। कॉटन आपका रॉ मटेरियल में एक तरीके से क्या होता है, किंग कहलाता है। जितने भी आपके रेशियो होते हैं, जितने भी फाइबर होते हैं, उनका किंग है कॉटन। अब ये जो किंग होता है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसकी मैन्युफैक्चरिंग में, कॉटन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। कल्टीवेशन यानी कि खेती करते हैं। खेती करने के बाद में जैसे ही उस पर फूल आना शुरू हो जाता है, वो पक जाता है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कटाई कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद में हम लोग गिनिंग कर लेते हैं। ठीक है, गिनिंग में क्या करते हैं, बीज अलग कर देते हैं, फाइबर अलग कर देते हैं। फिर उसके बाद में बेलिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमें लिंट प्राप्त हुए हैं, उनको हम लोग रैप करना स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, बेलिंग करने के बाद में आपका फोर्थ स्टेप ओपनिंग था, क्या था, ओपनिंग एंड पिकिंग था। ठीक है, अब हमारा बेलिंग था। बेलिंग के बाद हमने क्या किया, इसको हमने मैन्युफैक्चरिंग मील में भेज दिया धागा बनाने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग मील में जाता है तो वहां पे आपकी क्या की जाती है, ओपनिंग एंड पिकिंग की जाती है। वहां की देखा जाता है किस धागे को आपको कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, किसको कॉस्मेटिक में इस्तेमाल करना है। ओपनिंग एंड पिकिंग करने के बाद में जैसे ही वहां पे आप उसको निकालते हो, उसको स्ट्रेट करना शुरू कर देते हो, कार्डिंग शुरू कर देते हो, जो कि आपके रोलर से गुजारी जाती है, जहां से आपको स्लाइवर आपके प्राप्त हो जाते हैं। फिर आप इन स्लाइवर्स की क्या करते हो, कॉम्बिंग करते हो, जिससे कि शाइन आ जाती है। कॉम्बिंग करने के बाद में आपका कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7, एट्थ स्टेप जो आपका रहता है, एट्थ स्टेप में कॉम्बिंग करने के बाद में आप क्या करते हो, रोविंग। रोविंग है या फिर क्या है, रोविंग नाइन्थ है, ड्राइंग करते हैं हम लोग। ठीक है, ड्राइंग करते हैं जहां पे आपका बॉबिन पे पूरा थ्रेड लिपटता चला था। फिर उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, रोलर से जहां पे गुजारते हैं आपके धागे को। नाइन्थ स्टेप में आपका रहता है रोविंग। रोविंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास में एक लिड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, पेंसिल लिड जो होती है वैसा आपके धागों का स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके बाद में हम लोग 10th स्टेप पे आते हैं, और अपने 10th स्टेप में आपका जो भी फाइबर है उसको डिजायरेबल आपकी क्या कहते हैं, थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं। स्पिनिंग में हाई स्पीड के रोलर्स होते हैं, उनके बीच में से यार्न को गुजारा जाता है, और जैसी भी आपको थिकनेस चाहिए होती है वो थिकनेस रखी जाती है। फिर आपका 11th स्टेप रहता है आपका डाइंग का, डाइंग एंड वीविंग, यानी कि फैब्रिक बनाते हो। फिर आप आपके पास में आपकी डिजायर का जितना आपको मोटाई चाहिए उतना आपको धागा मिल गया है। वो धागा मिलने के बाद में या तो आप नीटिंग के द्वारा या फिर वीविंग के द्वारा कपड़े को बनाते हो, और बनाने के बाद में उसमें आप रंग कर देते हो। फिर लास्ट में 12th स्टेप आपका क्या हो जाता है, फिनिशिंग हो जाती है। जैसे ही आपका कपड़ा आपको मिल जाता है, फिर आप कपड़े की पूरी फिनिशिंग कर देते हो, या तो उसको रिंकल फ्री कर देते हो, ठीक है, या फिर उसकी स्ट्रेचिंग एंड ये सारी आप फिनिशिंग कर देते हो, जिससे आपको प्रॉपर एक अच्छा खासा कपड़ा बन के मिल जाता है। अब यहाँ पे आपकी जो कॉटन होती है उसके कुछ टेस्ट होते हैं। कॉटन आपको टच करने पे कूल फील देगा, सॉफ्ट फील देगा, और इनलास्टिक होता है। इनलास्टिक होता है क्यों, क्योंकि अगर आप कॉटन को खींचोगे, ठीक है, आप अगर कॉटन को खींचते हो तो वो फट जाएगा, वो वापस अपना खींचने के बाद में वापस अपनी जगह पे नहीं आएगा, वो फट जाएगा। तो आपका क्या है कि जो कॉटन होता है वो कूल टच का होता है बहुत ज्यादा, और सॉफ्ट होता है और इनलास्टिक होता है। ठीक है, बाकी के लिनन, जूट, सिल्क, इन सब के बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, कॉटन के बारे में नहीं जानेंगे। ये तो हमारा फीलिंग के द्वारा हमने जो टेस्ट किया, छू के जो हमें पता चला, वो टेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, कॉटन जो होता है उसका अपीयरेंस कैसा होता है, डल अपीयरेंस होता है उसका, लेकिन उसमें चमक फिर भी होती है। ठीक है, जब आप उसको प्रेस करते हो कॉटन के कपड़े को, तो उसमें फिर भी आपको चमक देखने को मिलती है। और जब आप उसको टच करते हो तो सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है। ठीक है, जो आपको कूलिंग वाला इफेक्ट देता है। यानी कि आप तभी तो इसको आप गर्मियों में पहनते हो,
क्यों? क्योंकि आपको गर्मियों में पहनने के बाद में आपको एक ठंडक मिलती है, आपको गर्मी नहीं लगती है। ठीक है, और इसकी अगर आप केयर करते हो तो क्या करते हो, रिंकल इजीली, यानी कि इस पे सिलवटें हैं कॉटन के कपड़े पर, बहुत आसानी से सिलवटें पड़ जाती हैं। ठीक है, तो कब पड़ जाती हैं सबसे ज्यादा सिलवटें? और तब पड़ जाती हैं जब आप कपड़े को पूरा खींच देते हो। जब एकदम खींच दोगे ना तो और ज्यादा सिलवटें पड़ जाती हैं, जिसके लिए आपका रिंकल फ्री करने के लिए आपके कपड़े पे क्या किया जाता है, फिनिशिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये तो फीलिंग का हो गया, यानी कि आपने टच करके अपने कपड़े को पहचान लिया कि किस तरीके का आपका कपड़ा है। यानी कि ओवरऑल जो हमने भी मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी है, जिस तरीके से हमने खेती की, उसकी कटाई की, ठीक है, आपने यार्न बनाया, यार्न से आपने फैब्रिक बनाया, तो जो आपका फैब्रिक बन के तैयार हो वो दिखने में हल्का सा डल होना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत उसमें शाइन होनी चाहिए, और जब आप उसको टच करो तो वो सॉफ्ट होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड है, सॉफ्ट टच का होना चाहिए, स्मूथ आपको फील दे, कूलिंग वाला फील दे, और अगर आप उसको खींचते हो तो उसमें रिंकल भी पड़ते हैं। ये आपका कपड़ा ऐसा बन के तैयार होना चाहिए, तब तो आपका कॉटन का जो कपड़ा है वो प्रॉपर प्योर कॉटन कहलाता है। अदरवाइज कहीं ना कहीं आपकी मैन्युफैक्चरिंग में गड़बड़ रह जाएगी। अगर इस तरीके के आपको सिम्टम्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कॉटन के कपड़े में देखने को नहीं मिल रही हैं, तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आपकी कहीं ना कुछ कमी रही है। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? ये बताओ एक बार, कंफ्यूज तो नहीं हुए वो? समझ में तो आया? जल्दी बताओ। सोनिका जी, हेमा जी, रचना जी। रचना जी का तो मुझे रेस्पॉन्स ही नहीं दिख रहा। बाकी के कहाँ गए? ठीक है ना? ये हमारा इस तरीके का कॉटन बन के तैयार हमारा होना चाहिए। जब हम उसको फील करें तो हमें ये वाली फील प्रॉपर तरीके से दिखनी चाहिए। ठीक है, ओके, अभी मैं लास्ट एक और बार अभी रिवाइज करा दूंगी। ये तो हमने कपड़े को टच करके हमने पता कर लिया कि आपका प्योर कॉटन है भी या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, उसका बर्निंग टेस्ट करके भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारा कपड़ा बन के तैयार हुआ है, जो हमें मिला है, वो कॉटन है या फिर उसमें कुछ और मिक्स है। तो देखो, जितने भी आपके सेलुलोजिक फाइबर्स होते हैं ना, जितने भी आप लोग प्लांट से, नेचुरल फाइबर जो आपके होते हैं प्लांट से जिनको आप प्राप्त करते हो, उनको जब आप जलाते हो ना, फिर चाहे वो कॉटन हो, लीलन हो, हेम्प हो, रेयन हो, बैम्बो हो, जब आप इनको जलाते हो ना तो ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। जिस तरीके से आपका कागज जलता है ना, जैसे आप कागज में आग लगाते हो तो वो जिस तरीके से तुरंत जलने लग जाता है, सेम आपका कॉटन का कपड़ा ही उसी तरीके से जलने लग जाता है। धुआं आपका व्हाइट और लाइट कलर का आपका धुआं निकलने लग जाता है इसमें से। जैसे आप उसको जलाओगे व्हाइटिश कलर का इसका धुआं निकलने लग जाएगा, और जब ये पूरा जल जाएगा, इसकी जो राख बच जाएगी, इसमें जो स्मेल भी आती है ना, जब आप कॉटन के कपड़े को जलाते हो स्मेल भी आएगी, तो ऐसी स्मेल आएगी जैसे कि आप किसी कागज को जला रहे हो। हाँ, नहीं, जिस तरीके से आप एक कागज को जलाते हो ना, सेम वैसी ही इसमें स्मेल आती है, और जिस तरीके से कागज जलता है वैसी ये भी जलता है, तुरंत जलता है, बहुत जल्दी जलता है। अब जो जलने के बाद में जो इसकी राख जो बच जाती है, वो राख आपकी व्हाइटिश ग्रे कलर की होती है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। मतलब आपने कभी कागज की राख को देखना, आप कोई कागज जला के देख लेना, और वो जलने के बाद में जो उसकी जो राख बचती है ना, वो कितनी ज्यादा लाइट वेट होती है, ग्रेइश व्हाइट कलर की होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। अगर आप उसको हाथ से उठाओगे भी वो वहीं के वहीं टूट जाएगी वो। सिमिलरली आपका कॉटन का भी होता है, कॉटन के कपड़े को भी अगर आप जलाओगे तो आपको यही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये जो आपका फैब्रिक है, ये आपका सेलुलोजिक फाइबर से बनाया गया फैब्रिक है। ठीक है, ये आपका पूरा बर्निंग टेस्ट होता है। हाँ, जैसे रुई जलती है, अरे भैया रुई और कॉटन एक ही बात होती है। बस हमने क्या किया, रुई हमारे पास अभी रुई है, और उस रुई से हमने क्या किया है, रुई को ही तो हमने कपड़े में परिवर्तित किया है भाई। जो खेती होती है वो रुई की खेती जो होती है, कपास रुई ये अलग अलग थोड़े, एक ही है भाई। ठीक है, तो मैं वही बोल रही हूँ, जब आप कॉटन को जलाते हो तो आपके जो कॉटन जलने पे रुई की जैसी खुशबू नहीं आती है भाई, वो रुई तो है ही है। हाँ,
लेकिन जब आप कॉटन को एक आप कागज जलाना और एक रुई जलाना, दोनों में आप देखना स्मेल भी सेम आएगी, ठीक है, कलर भी जो उसके धुएं का कलर होगा वो भी सेम होगा, और जो राख रहेगी वो भी आपको सिमिलर सी ही देखने को मिलेगी, ठीक है। ये चीज आपकी रहती है, इसीलिए कहा गया है कि जो सेलुलोजिक फाइबर होते हैं ना वो आपके पेपर की तरह लगते हैं। और पेपर आपके कहाँ से बनते हैं? ऑब्वियसली बात है, पेड़ से बनते हैं। बस रुई हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में कॉटन बोलते हैं। इसको अगर तुम और शुद्ध हिंदी बोलना चाहो तो कपास बोलते हैं। बस यही चीज होता है। जिस तरीके से आपके घर वाले आपको अलग नाम से बुलाते हैं, आपके दोस्त आपको अलग नाम से बुलाते हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको अलग नाम से बुलाता है, बस वही चीजें हैं, ठीक है। तो यहां तक कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है? ये बताओ। तो अब हमने क्या कर दिया, हमने छूकर भी पता कर लिया कि हमारा कॉटन है या नहीं है, ठीक है। हमने उसको जला के भी देख लिया। अब हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप से भी एक बार हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। तो जो आपके कॉटन का फाइबर जो होता है ना, जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखते हो तो वहां पे उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैट, एकदम सपाट स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलता है। हल्का सा ट्विस्टेड रिबन की तरह होता है, कोलैप्स ट्यूब्स की, यानी कि कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कॉटन का, ठीक है। ट्विस्टेड ट्यूब की तरह होता है, यानी कि किडनी बीन्स की, अगर आप उसको क्रॉस सेक्शन, अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखते हो तो वो आपको किडनी शेप का देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आपका वो होता है ना, राजमा होता है, सेम वैसा ही, ठीक है। अगर आप उसको फ्लैट व्यू देखते हो, आप उसका सिंपली फ्लैट व्यू देखोगे तो आपको कुछ ट्विस्टेड रिबन की तरह, वो आपको कोलैप्स ट्विस्टेड ट्यूब की तरह दिखाई देगा। लेकिन अगर आप क्रॉस सेक्शन व्यू देखते हो तो वो आपको किडनी शेप का दिखाई देगा। किडनी बीन की जो शेप होती है कुछ उस तरीके का आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये आप माइक्रोस्कोप से जब आप टेस्ट करोगे तब आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है प्रॉपर। तो हमने फील करके देखा कि आपका कॉटन सॉफ्ट होना चाहिए, कूल सेंसेशन देने वाला होना चाहिए, हल्का सा डल होना चाहिए। फिर हमने उसको जला के देखा, तो जला के देखने पे हमें क्या है कि जो जब जलाने पे उसकी स्मेल आए, वो स्मेल आपकी ऐसी आनी चाहिए जैसे कि आप पेपर को जला रहे हो और जो उसकी राख बचे वो राख आपकी एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए, व्हाइटिश ग्रे कलर की होनी चाहिए। वहीं अब अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से भी टेस्ट करते हो तो माइक्रोस्कोप से टेस्ट करने के बाद में अगर आप उसे फ्लैट टेस्ट कर रहे हो तो वो आपको एक ट्विस्टेड रिबन की तरह दिखाई देगा, या फिर कोलैप्स ट्विस्टेड ट्यूब होते हैं उनकी तरह दिखाई देगा। लेकिन अगर आप उसको क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हो, यानी कि 3D पूरा देख रहे हो, तो वहां पे आपको वो एक किडनी शेप की तरह आपको वो दिखाई देगा, ठीक है। ये हम लोग इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी आपका फैब्रिक बन के तैयार हुआ है, जो भी फाइबर है वो किस चीज का है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, चलो एक काम कर दिया कि आपके कॉटन के, वूल के, रेयन के, ठीक है, सिल्क के, ये सारे आपके फाइबर से इकट्ठे मिक्स कर दिए। अब आपसे कह दिया कि इसमें से कॉटन अलग करो, सिल्क अलग करो, वूल अलग करो, तो क्या आप कर पाओगे? आप तभी तो कर पाओगे जब आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगी। आप या तो छू के कर सकते हो, और छू के आप तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा कि कॉटन छूने पे किस तरीके का लगता है ना। या फिर आप बर्निंग टेस्टिंग के द्वारा कर सकते हो। तो वही आपकी चीजें होती हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए आपके इन टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है कि आप आइडेंटिफाई कर सको कि आपका जो भी फाइबर है वो कॉटन है, वूल है, सिल्क है, या एक्सेट्रा, ठीक है। वही चीज आपकी यहाँ पे आ जाती है। प्लाज्मा टेक्नोलॉजी क्या होती है? प्लाज्मा टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल में वो होती है जहां पे जो आपका एंड यूजर्स के पास में, एंड यूजर्स यानी कि जो कस्टमर्स के पास में जो आपका प्रोडक्ट पहुंचता है, नेचुरल और मैनमेड फाइबर से जो प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसमें आपका इम्प्रूवमेंट हो सके। इम्प्रूवमेंट यानी कि आपके पास में पहले के टाइम में क्या था कि प्लाज्मा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं होती थी, लेकिन अब इंट्रोड्यूस हो गई है। तो वहां पे आपने देखा होगा कि अब कॉटन ऐसे भी आने लगे हैं जिन पे बिल्कुल सिलवट नहीं पड़ती है। तो वहां पे प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे जो आपके फाइबर्स होते हैं उनके पार्टिकल्स पे काम किया जाता है, उनको इम्प्रूव किया जाता है, वेटेबिलिटी बढ़ाई जाती है, ठीक है, डायबिलिटी बढ़ाई, डाई करके या फिर मॉइस्चर के द्वारा आपके जो भी मटेरियल है उसको रिंकल फ्री बनाया जाता है, ठीक है। वो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी होती है। इसको अभी थोड़ा और डिटेलिंग में पढ़ा दूंगी, बस इंट्रोडक्शन अभी इसका समझ लो। प्लाज्मा टेक्नोलॉजी में
आप अपने जो भी फाइबर्स हैं उन पे टेक्नोलॉजी की सहायता से आप अपनी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग को कस्टमर के पास में जो भी फैब्रिक भेजते हो वो बेहतर क्वालिटी का भेजते हो, बेहतरीन बना के भेजते हो। ठीक है, बस अभी इतना समझ लो इसमें। तो ये थी आज आपकी क्लास डन, जहाँ पे हमने कॉटन मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा और उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। यहाँ पे किसी को कोई भी कंफ्यूजन रहा, बताओ। देखो, और अगर आपको स्टेप्स याद रखने में डिफिकल्टी आती है ना, तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट स्टेप आपका याद रखो कि कल्टीवेशन ही होगा। जब तक खेती नहीं होगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और लास्ट स्टेप क्या होता है आपका? लास्ट स्टेप होता है आपका फिनिशिंग। अब ये जो बीच के स्टेप हैं, बीच के स्टेप में आप याद रख लो कि आपका जो कार्डिंग एंड कॉम्बिंग है, ये आपके एक साथ ही आते हैं। ठीक है, कार्डिंग और कॉम्बिंग एक साथ ही आते हैं। अब आपके एग्जाम में कहीं पे भी अगर सीक्वेंस लगाने को आ जाए, जहां कहीं भी आपको कार्डिंग और कॉम्बिंग एक साथ देखने को मिल जाए, और कार्डिंग और कॉम्बिंग में ये और याद रखना कि कार्डिंग पहले आता है और कॉम्बिंग बाद में आता है। जैसे ही आपको ये दोनों स्टेप एक साथ देखने को मिल जाए, पहले का स्टेप देख लेना कल्टीवेशन है या नहीं है, लास्ट का देख लेना और बीच के देख लेना कि ये स्टेप आपको एक साथ देखने को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। बस वही आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा, इधर उधर के देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको पूरे के पूरे स्टेप नहीं याद हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम, फर्स्ट लास्ट और बीच का इनको याद कर लो, आगे पीछे के बस। आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, 2 नंबर आपके पूरे के पूरे पक्के। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं अब। होपफुली हम लोग शायद ट्यूसडे को मिलेंगे। डन। इस बीच अपना रिवीजन कर लेना, कोई भी कंफ्यूजन होता है अपना नोट डाउन कर लेना, डाउट लिख के रख लेना, जब क्लास होगी तब आप मुझसे पूछ सकते हो। कल वाली पीडीएफ डाल दी है, नाइट में डल चुकी है वो, आप लोग चेक कर लेना। आपको मैसेज भी कर दिया गया था, नोटिस भी भेज दिया गया था आपको कि पीडीएफ आपका अपलोड हो गया है, सारी चीजें। ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। नहीं नहीं, अभी यूट्यूब प्रैक्टिस नहीं है। बाय।